है ना। हाँ, इसको वापस कर देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, है ना। इसके संबंध में पहला प्रश्न है कि द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक में वर्नेकुलर शब्द का अर्थ है। ठीक है, 4 विकल्प हैं, खड़ी बोली है, आधुनिक इतिहास है, राजस्थानी है या अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, इसमें से आपको एक उत्तर देना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं कि द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रंथ लिखा किसने है। तो पहली जानकारी होनी चाहिए कि ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन होता है। तो ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को लिखा। तो ये कब लिखा गया है। तो 1888 ईस्वी में। ये दूसरा प्रश्न बनता है। तीसरी बात आती है कि इस इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया गया। तो इसमें कवियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कवि कुल कितने आते हैं। तो 952 कवियों को स्थान दिया गया। और इस ग्रंथ में जो 952 कवि हैं, ये सारे कवि किसके हैं। तो हिंदी के ही कवि हैं। बाकी अपन इतिहास ग्रंथ अगर देखते हैं तो उसमें हिंदी और उर्दू मिश्रित कवियों को स्थान दिया गया, लेकिन ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है। और इस ग्रंथ की एक विशेषता और क्या आती है। तो इसमें भक्ति काल को ग्रियर्सन ने किसकी संज्ञा दी है। तो भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल बोला, कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो कौन सा है। भक्ति काल। तो पहली बार हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में दी है, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। तो ये सारी जो जानकारी है वो किस के इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के संदर्भ। अब आपका प्रश्न ये है कि इस ग्रंथ में जो वर्नेकुलर शब्द आता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वर्नेकुलर का शाब्दिक अर्थ खड़ी बोली है, आधुनिक इतिहास है, राजस्थानी है या अंग्रेजी भाषा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। खड़ी बोली। वर्नेकुलर से आशय होता है खड़ी बोली। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन बताइए। 4 कथन दे रखे हैं, 4 में से कौन सा गलत है। पहला कथन कह रहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को मानवतावादी चिंतन धारा का वास्तविक विकास कहा है। दूसरा विकल्प है, द्विवेदी जी ने अपने साहित्यिक ग्रंथों में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को प्रमुख माना है। तीसरा विकल्प है, द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथों में संवत को महत्व दिया है। और चौथा विकल्प आता है, द्विवेदी जी रचित हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। तो इस 4 में से आप बताइए कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, ये चारों बातें किसके संदर्भ में आती है। तो साहित्य इतिहास के संदर्भ में आती है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को किसकी संज्ञा दी है। मानवतावादी चिंतन धारा का वास्तविक विकास। तो ये बात तो सही है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भक्ति काल को मानवतावादी चिंतन धारा का वास्तविक विकास किसने कहा है। तो भी आंसर क्या आ जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर दूसरी बात आती है कि द्विवेदी जी ने अपने साहित्यिक ग्रंथ में सिद्ध, नाथ व जैन साहित्य को प्रमुख माना। तो एक और यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है कि किस साहित्य इतिहास में या किस ग्रंथ में किस विद्वान ने इन 3 को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा, या सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को गौण मानने वाला विद्वान कौन है। तो किसने इन 3 चीजों को गौण माना है। द्विवेदी जी ने तो प्रमुख माना, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने इन तीनों को अपने इतिहास में गौण स्थान दिया, यानी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। केवल शुक्ल जी इसको धार्मिक उपदेश के ठुकरा देते हैं, बल्कि साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। फिर द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथों में संवत को महत्व दिया है और द्विवेदी जी रचित हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 में आता है। इसमें आपको बताना है असत्य। कौन सा करोगे असत्य। तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा, तीसरा। क्योंकि तीसरा क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथों में संवत को महत्व दिया है, जो गलत है। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में संवत के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है। तो शती शब्द का प्रयोग किया। बाकी तीनों बातें सही है और तीनों अपने आप में प्रश्न है, इसको भी सीधा प्रश्न बना के पूछा जा सकता। तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न कह रहा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में विभाजित है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई गाइडों में इसके उत्तर गलत भी दे रखे हैं। तो आपको किसके अनुसार बताना है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रकाशित किया है वो कुल कितने खंडों में किया। तो क्या आंसर दोगे, है ना। तो कुल कितने खंडों में है, 16 खंडों में। और इसमें 2 चीजें और आपको ध्यान देनी है कि टोटल तो 16 खंड दे रखे हैं, लेकिन
पहला जो खंड है उसका शीर्षक क्या दे रखा? तो पहला प्रश्न तो यही हो गया आपका कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? तो नागरिक काशी नागरिणी प्रचारणी सभा द्वारा। कितने खंडों में है? तो क्या बताओगे? 16 खंडों में। अब इसमें पहला जो शीर्षक दिया है पहले खंड का वो क्या दिया है? बताओ, मैंने लिखवा रखा आपको। पहला खंड का शीर्षक क्या दिया है? तो पहले का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। ये नाम याद रखना, हिंदी साहित्य की पीठिका, ये पहला दिया है। और 16वें की बात करें तो 16वां जो इनका खंड है उसका शीर्षक इन्होंने क्या दिया है? पहला हिंदी साहित्य की पीठिका। बताओ 16वें का क्या दिया है शीर्षक? तो हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, अक्सर पहला और लास्ट पूछा जाता है। तो पहली बात कि इसके कितने खंड, इसको कितने खंडों में विभाजित किया है? 16। दूसरी बात, 16 में से पहले खंड का शीर्षक क्या है? तो हिंदी साहित्य की पीठिका। और 16वें का शीर्षक क्या है? हिंदी का लोक साहित्य। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न कह रहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग, महत्वपूर्ण बात है, साहित्य का पंचांग किस इतिहास ग्रंथ को कहा है? तो डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार हिंद साहित्य का पंचांग किसे कहा गया? पहला विकल्प कह रहा है मिश्र बंधु विनोद, दूसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा विकल्प है द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ हिंदुस्तान, और चौथा है शिव सिंह सरोज। 4 इतिहास ग्रंथों के नाम दिए। इन 4 में से डॉक्टर नामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग किसे कहा है? तो आपका उत्तर क्या आएगा इसमें? बताइए, साहित्य का पंचांग किसे कहा गया? साथ में मैंने नाम भी लिख दिए। मिश्र बिंदु विनोद का रचयिता कौन है? मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आदिकाल रचना किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका है? तो ग्रियर्सन का। और शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? तो शिव सिंह सेंगर। तो नामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग की संज्ञा किसे दी है? तो मिश्र बंधु विनोद को। यहाँ मिश्र बंधु विनोद को लेकर एक और प्रश्न बनाया जाता है कि मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो मिश्र बंधुओं में कौन से 3 लोग आते हैं? उनके नाम बताओ। मिश्र बंधु कौन कौन होते हैं? प्रश्न सीधा पूछेगा कि निम्न में से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो पहला व्यक्ति कौन आता है ना? तो श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। दूसरे का नाम क्या होता है? तो सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तीसरा व्यक्ति कौन आता है? तो तीसरा व्यक्ति आता है गणेश बिहारी मिश्र। ये 3 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। गणेश बिहारी मिश्र। तो श्याम, सुखदेव और गणेश, ये तीनों ने मिलकर किसकी रचना करी है? मिश्र बंधु विनोद की। ठीक है। तो नामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग किस ग्रंथ को कहा है? तो मिश्र बंधु विनोद को कहा है। ये बात याद रखनी। बाकी ये जो इनके मैंने साथ में इतिहासकार लिखे इनके नाम याद रखना। अगला प्रश्न आता है, निम्न को सुमेलित कीजिए आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में। यानी आदिकाल जो आता है उसका विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। आपको बताना है, इसमें सुमेलित करना है कि किसने क्या नाम दिया। पहला विकल्प है चारण काल। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो आदिकाल को चारण काल कौन कहेगा इसमें से? तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहेंगे। वीर गाथा काल किसने कहा है? बताइए। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश काल किसने कहा है आदिकाल को? तो अपभ्रंश काल कहने वाला व्यक्ति कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। और प्रारंभिक काल कहने वाला व्यक्ति कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। ये मैंने आपको जब पढ़ाए थे तो आदिकाल के नामकरण के संबंध में एक ट्रिक बता रखी है ना, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आपको याद रह जाएगा। अब सुमेलित करना है तो वो विकल्प दे देगा भाई, फर्स्ट जो है फर्स्ट में क्या आएगा? तो 1 में क्या आ जाएगा? द है। ठीक है। सेकंड में क्या आ जाएगा? तो सेकंड में कौन सा आ जाएगा? स आ जाएगा। यानी थर्ड में कौन सा आ जाएगा? तो थर्ड में आ जाएगा ब। और फोर्थ में क्या आ जाएगा? अ। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करो। ठीक। तो ये आप अच्छे से याद रखना, निश्चित रूप से सुमेलित करो का क्वेश्चन बनता है।
अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, असत्य बताना। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में असत्य कथन बताना, यानी गलत कौन सा है। चार। पहला कह रहा है गारसाद तासी के ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों का मिश्रण है। दूसरा कह रहा है तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवियों को स्थान दिया गया। तासी के ग्रंथ में 152 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया और तासी के ग्रंथ में 72 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया। अब इसमें से असत्य पूछा है कि गलत कथन कौन सा। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है वो सर्वप्रथम किस भाषा में और किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है, सर्वप्रथम जो लिखा गया वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये बात ध्यान रखना, फ्रेंच भाषा में। और लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम किसने लिखा है, तो गारसा द तासी ने, गारसा द तासी। और ये ग्रंथ जो है गारसा द तासी ने कितने भागों में विभाजित है, 2 में। पहला खंड जो है वो कब आता है, तो 1800, पहला खंड 1839 में। दूसरा खंड कब आता है, तो 1847 ईस्वी में आता है। 2 खंडों में तासी का ग्रंथ विभाजित है। और ग्रंथ का नाम क्या है, द इस्सत्यवार लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, द ला इस्सत्यवार लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये किस ग्रंथ का नाम है, तो गारसा द तासी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। 2 सन याद रखना, 1839 में और 1847 में। अब इस ग्रंथ के अंदर किन कवियों को स्थान दिया गया है, तो हिंदी और उर्दू कवियों को स्थान दिया गया है। दूसरा, कुल इस ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान मिला है, तो 738 कवियों को स्थान दिया गया। प्रश्न सीधा सीधा आ जाएगा कि तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया है, तो 738। फिर कहता है तासी ने के ग्रंथ में 152 हिंदी कवियों को स्थान दिया है। अब ये जो 738 हैं, इसमें से कौन कौन से हैं, हिंदी के भी हैं और उर्दू के भी हैं। तो हिंदी के कितने कवियों को स्थान मिला, प्रश्न ये कह रहा। तो पहली बात तो सही है कि हिंदी उर्दू दोनों कवि हैं। दूसरी बात भी सही है क्योंकि कितने कवि हैं, 738 कवि हैं। तीसरी बात कह रहा है 152 कवि है, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि 738 में से 152 कवि हिंदी के नहीं हैं, बल्कि इसमें 738 में से हिंदी के कितने कवियों को स्थान मिला है, तो केवल 72, यानी 72 कवियों को स्थान दिया गया। तो प्रश्न हमारा क्या था कि असत्य बताना है, तो इसमें से असत्य आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो प्रश्न एक है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य जानकारी आपको दी गई है वो भी आपको साथ में याद रखनी। तो ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण इतिहास से जुड़े प्रश्न हैं, जो इसके बारे में जितनी बातें बताई है वो ध्यान रखनी। इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो अपन और अगली क्लास में उसको लेके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।